हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। धार्मिक कहानी है दोस्तों। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी आदमी, मतलब बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर सफाइज था। उसके मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने धुन में आगे चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ चलने के साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया। तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलूंगा। पंडित ने कहा ठीक है, और वह आगे की ओर चल दिया। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी देर में ही महाकाल वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना था और ठहरने की अच्छी व्यवस्था थी। अच्छी लग रही, मतलब ठहरने की अच्छी व्यवस्था। पंडित ने मित्र का गांव भी वह अभी वहां से अभी काफी दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी लग रही है और भूख भी लगी है। हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं। कल सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा ठीक है, मुझे इस गांव में भी किसी को कोई जरूरी सामान देना है। तुम खाना खा लो, आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चल दिया। लेकिन कुछ देर बाद उस गांव में से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपनी मतलब अपने मित्र के यहाँ जाने का चलना शुरू कर दिया। उसके गांव में चलना शुरू कर दिया। कुछ कुछ ही देर में फिर एक गांव आया। तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चली जाइए, मैं कुछ देर में आपसे मिलता हूं। मतलब मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम करके आपसे आगे मिलता हूँ। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि अब यह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया है और वह मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या हो रहा है ये? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम होते हो, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही मुझे अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे शंका नहीं होगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ
और यमराज की आज्ञा के अनुसार लोगों के प्राण हरण करता हूँ, जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात का शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित घबरा गया, लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है तो यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित रहम सा गया, मतलब सहम सा गया, घबरा सा गया। पंडित सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में यह यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी, सत्य होगी। मेरे कारण मेरे बचपन के अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बात सुनकर पंडित को झटका सा लग गया, लेकिन क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच में ही यमदूत है। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बने, इसलिए पंडित पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो वह पंडित के पास पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा। जैसे ही वह पूछना चाह रहा कि आखिर क्या हुआ, महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन की ताकत नहीं होती, इसलिए हृदय घातक के कारण, मतलब हार्ट अटैक जो होता है दोस्तों, उसको कह रहा हूँ, हृदय घातक के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए वह तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भागा आ रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच यह महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण को हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जब जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ
और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचना, समझने और देखने का समय ही नहीं होता है। पंडित ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव यह जीवन जानना कठिन है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रति होते हो, और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में भी जानकर दुखी नहीं होगे। इसलिए मैं तुमसे बात बता देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद, आज के ही दिन, किसी दूसरे राज्य में फांसी लगाने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल का पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र का क्रियाक्रम करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर दुखित तो होता ही है, और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। तो पंडित ने भी किया। पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उस राज्य के राजा के सार्थक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो क्या ही ज्ञानी मंत्री हैं, वो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच गया, और उसने वहां जाकर राजा को सारा वातावरण सुनाया। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई, और उसने उनसे सलाह मांगी। अंततः में सभी ने विचार करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है, तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में ही ना जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी ठीक लगी। बहुत सोच समझ कर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी, और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के कारण स्वयं ही कहीं आता जाता ही नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा, और वह दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी। पंडित अपने मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था, इसलिए उस दिन पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया था, ताकि जल्दी से वह रात्रि बीत जाए और अगला दिन आ जाए और मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी, और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। अंततः राजा के किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उसी रात्रि पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ गया। वह उठा और जेल से निकल अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर निंदा में ही राज्य की
से बाहर दूसरे राज्य में चला गया। इतना ही वह इतना इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के महल में पहुंच गया राजा के महल में पहुंच गया, और उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका, और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि में अतिम अंतिम पहरा होने के कारण, रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण नींद में थे। सभी लोग नींद में थे, और वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देख जैसे राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समय नहीं समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में वह कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही क्रोधित होकर पंडित को फांसी की सजा देने का आदेश सुना दिया। मतलब फांसी की सजा देने का आदेश सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि मैं यह नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा, और यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया, और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, और अब सच में ही होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? तब कहना कहाँ क्या चाहिए, तुम कहना क्या चाहते हो? राजा ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल का जवाब में पंडित ने कहा, पंडित ने महाकाल से मिलने की कहानी की बात कह दी कि महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि राजा के इतना साहस नहीं है कि अपनी मृत्यु के आदेश से डरे ना। राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बात भी थोड़ी सत्य दिखाई दे रही थी, परंतु उसने सोचा यह मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी यह बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा तुम्हें महाकाल ने कहा, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर यह बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका राज्य मित्र क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ से दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता पूछी, प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौट आए और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वह पूर्वता सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में यह कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं था। लेकिन राजा के लिए गए निर्णय
राजा के लिए गए, एक नए समाज समस्या आ गई। राजा के एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा दे दी। इसलिए अगर दंड में फांसी नहीं दी गई तो राजा के कंधे का अपमान हो जाएगा। और अगर राजा के द्वारा ही दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह की मृत्यु हो जाएगी। बिना वजह की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दो। इससे आपके कथन कथन का भी कंधे का भी मान रहा जाएगा, और कच्चे सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी, और और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित ने कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया, और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन टूटेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसे कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी, और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर घटना के साथ उसके गले से खून की फुहारा निकल रही थी, और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। ऐसी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितना भी सावधानी बरतते जितना भी उपाय कर लें, लेकिन हर घटना को घटना ही पूरी तरह होता है। पहले से ही सब तय होता है, जिससे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर ढंग से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने बाद राजा के कंधे केंद्र पर डर कर, मतलब राजा की कैद में डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर तरह से जीवन जीता वो। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।